हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक क्षेत्र में जो विवादास्पद मामले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संघ व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी केंद्र राज्य सहयोग। यदि हम प्रारंभिक चरण में देखें तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। 1967 से पूर्व केंद्र और राज्य के मध्य मधुर संबंध थे। इस अवधि में क्योंकि केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार थी, इसलिए केंद्र व राज्यों के मध्य संघर्षपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। यदि कभी विवाद की स्थिति भी आई तो कांग्रेस दल के अंदर ही उसको सुलझा दिया गया या उसका निराकरण कर दिया गया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं था कि इस युग में कभी मतभेद नहीं हुए। इस युग में भी उन राज्यों में जिनमें कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कभी कभी मतभेद की स्थिति आई। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं, पश्चिमी बंगाल में डॉक्टर बीसी राय ने दामोदर घाटी निगम मामले पर दबावपूर्ण और उग्र रुख अपनाया था। फिर भी सामान्यतः इस समय में परामर्श और सर्वानुमति वाली स्थिति थी और केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग की स्थिति पाई गई थी। लेकिन चतुर्थ आम निर्वाचन के बाद स्थिति परिवर्तित हो गई। केंद्र स्तर पर मिलीजुली जो कांग्रेस थी उसको पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं था। दूसरा, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की बजाय अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकार बन गई थी। अब जो स्थिति थी वो एक दल प्रधान ढांचे से बहुदलीय प्रतियोगी राजनीति वाली स्थिति थी। ऐसी स्थिति में 1967 के बाद गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार को अविश्वास और शंका की दृष्टि से देखने लगी और इस समय में कई राज्यों में क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक दलों का उदय हुआ और क्षेत्रीय दलों का उद्देश्य अपनी शक्ति में वृद्धि करना और केंद्रीय सत्ता को दुर्लभ करना था। अतः इस समय केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव और मतभेद की स्थितियां ज़्यादा देखने में मिली। और यदि अब हम वर्तमान समय की भी स्थिति देखें तो वर्तमान में भी केंद्रीय स्तर पर अलग दल की सरकार होती है और बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय होने के कारण केंद्र से अलग दल की सरकार होती है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के मध्य समय समय पर तनाव उठता रहता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के जो क्षेत्र हैं वो निम्न हैं। पहला है राज्यपाल का पद। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1967 के बाद से लेकर वर्तमान तक यदि हम देखें तो राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, उनकी नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य मतभेद उत्पन्न होते रहे हैं। केंद्र से भिन्न राज्यों की क्षेत्रीय दलों वाली सरकारें केंद्र पर यह आरोप लगाती रही हैं कि केंद्र राज्यपालों के माध्यम से उनकी सरकारों को पदच्युत करने में लगे हुए हैं। 1967 से लेकर यदि हम देखें तो अधिकांश समय में 2014 से पूर्व कांग्रेस की सरकारें रहीं और उस समय गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का यह आरोप था कि उनके राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उनसे परामर्श किए जाने की परंपरा का केंद्र पालन नहीं कर रहा है। कुछ राज्यपालों के द्वारा जो लोकतांत्रिक परंपराएं थीं उनका भी पालन नहीं किया गया और कभी कभी राज्यपालों के द्वारा केंद्र के एजेंट के रूप में भूमिका निभाई गई और उनके द्वारा
जनता के द्वारा निर्वाचित जो सरकार थी उसको गलत तरीके से पदच्युत किया गया। हम उदाहरण के तौर पर 1982 में हरियाणा के राज्यपाल तापसे की भूमिका को ले सकते हैं। 1996 और 98 के वर्षों में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रमेश भंडारी तथा बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की भूमिका को ले सकते हैं। इसी तरह से हम देखें तो वर्तमान में राजस्थान में भी विवाद की स्थिति रही है अभी गहलोत सरकार और राज्यपाल के मध्य। तो इस तरह से समय समय पर राज्यपाल के पद को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य मतभेद की स्थिति आई है और राज्यों के द्वारा आरोप लगाया गया कि राज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय सरकार उन पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही है या उनको निर्वाचित सरकार को हटाने का प्रयास कर रही है। तो केंद्र राज्य के मध्य सबसे जो विवाद का जो मुद्दा रहा है वो राज्यपाल का पद रहा है। केंद्र और राज्य के मध्य तनाव का दूसरा का मुद्दा नौकरशाही रहा है कि नौकरशाही दूसरा मुद्दा है जिस पर केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक ही अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। संविधान में अखिल भारतीय सेवा दोनों के लिए है और राज्यों के लिए अलग से अलग सेवाओं की व्यवस्था भी करने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। ये केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी कार्य करते हैं, लेकिन इनकी सेवा शर्तें, इनका वेतन, सब कुछ जो निर्धारित किया जाता है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए नौकरशाही गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों की नीतियों का क्रियान्वयन उस उत्साह तथा प्रतिबद्धता से कर पाएंगी, इस पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। दूसरा, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित भी तनाव रहा है। कुछ गैर सरकारी कांग्रेस राज्य सरकारों ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के एजेंट होते हैं तथा वे राज्य की नीतियों को ठीक ढंग से लागू नहीं करते। तो नौकरशाही भी केंद्र राज्य संबंधों में कटुता बनाने का मुख्य कारण रही है, क्योंकि उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई केंद्रीय सरकार पर ही निर्भर करती है और राज्यों में उनके प्रति अपनत्व की भावना नहीं दिखाई देती है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का जो तीसरा कारण रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में राज्यों को निर्देश देना है। राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा यह निर्देश देने का अधिकार है कि वो अपने राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखें। राज्य सरकारों को इन केंद्रीय निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी है। यदि राज्य सरकार है संघीय निर्देशों का पालन नहीं करती तो राज्य की सीमा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की संपत्ति की सुरक्षा नहीं करती, तो उस स्थिति में केंद्रीय सरकार क्या कर सकती है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस को कुछ राज्यों में तैनात किया, तो राज्यों के द्वारा उसका विरोध किया गया। उदाहरण के तौर पर जब केंद्रीय सरकार ने केरल, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में केंद्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए तैनात करने की चेष्टा की, तो इन राज्यों की सरकार ने केंद्र की इस शक्ति पर आपत्ति उठाई। इसी तरह से जब केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्यों को एक अध्यादेश द्वारा निर्देश दिए, तब केरल की साम्यवादी सरकार ने इस अध्यादेश को मानने से इनकार कर दिया। तब ऐसी स्थिति में राज्य और केंद्र सरकार के मध्य
तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यदि हम देखें तो केंद्र का यह संवैधानिक अधिकार है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, केंद्रीय प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस राज्यों में नियुक्त कर सकती है, तैनात कर सकती है। किंतु जब केंद्र और राज्य सरकारों में भिन्न दलों की सरकार होती है तो राज्य सरकारों के द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती का विरोध किया जाता है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस की तैनाती केंद्र और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति का कारण बनी है और दोनों के मध्य संबंधों में तनाव का कारण बनी है। चौथा है आर्थिक नियोजन। केंद्र और राज्य के मध्य तनाव का जो चौथा कारक तत्व है वो आर्थिक नियोजन है। हमारे यहाँ योजना आयोग की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण देश के लिए योजना बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। भारत में संपूर्ण देश केंद्र एवं राज्यों के लिए योजना निर्माण का कार्य योजना आयोग करता है। यह एक केंद्रीय अभिकरण है जिसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री होते थे। अब क्योंकि योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने स्थान ले लिया है और नीति आयोग भी केंद्रीय सरकार का है और इसमें भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आयोग संपूर्ण देश के लिए योजना आयोग भी संपूर्ण देश के लिए योजनाएं बनाता था, उसी तरह से नीति आयोग भी संपूर्ण देश के लिए योजना बनाता है, चाहे वो विषय संघ सूची से संबंधित हो या राज्य सूची से संबंधित हो। तो राज्य सूची के विषयों पर भी योजना आयोग एक सुपर पावर के रूप में बन गया है और योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग के द्वारा भी यही भूमिका निभाई जा रही है। तो योजना आयोग को राज्यों के ऊपर जो उच्चता की स्थिति पूर्व में मिली थी और अब नीति आयोग को मिली है, उसके कारण भी केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव की स्थिति रही है। यदि हम देखें तो भारतीय संघ व्यवस्था में प्रशासनिक एकरूपता पर बल दिया गया है और केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग की स्थिति स्थापित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन समय समय पर ये तनाव की स्थिति आई है और सामान्यतः ये केंद्र और राज्य के मध्य तनाव की स्थिति तब आई है जब केंद्रीय स्तर पर अलग दल की सरकार होती है और राज्यों के अंतर्गत अलग दल की सरकार होती है। तो राजनीतिक आधार पर इनके मध्य एक दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा और अन्य तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक सहयोग के जो साधन हैं वो मुख्य रूप से दो हैं, अंतर्राज्यीय परिषद और विभिन्न पदाधिकारियों के सम्मेलन। हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं या राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं और राज्यों के मध्य सहयोग को स्थापित करने वाली संस्था है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोक हितों की पूर्ति हेतु एक परिषद की स्थापना आवश्यक है जो केंद्र राज्य या राज्यों के आपसी संबंधों में सहयोग स्थापित कर सकती है, तो वह अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का आदेश दे सकते हैं। आर्टिकल 263 के अंतर्गत राज्य परिषद की स्थापना 1990 में की गई और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद के क्षेत्र हैं उनकी जांच करना और उनके समाधान का प्रयास करना,
या विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक हित से संबंधित जो विषय हैं उनकी छानबीन करना तथा उनके बारे में अपने सजेशन या सुझाव देना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद विभिन्न राज्यों के मध्य और केंद्र राज्य के मध्य सहयोग का कार्य करती है। इसी तरह से हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्र परिषद, पूर्वी क्षेत्र परिषद, पश्चिमी क्षेत्र परिषद, दक्षिणी क्षेत्र परिषद और उत्तरी पूर्वी परिषद। ये जो क्षेत्रीय परिषद हैं ये राज्यों के सीमा संबंधी जो विवाद हैं, भाषा अल्पसंख्यकों की जो समस्या है उनके संदर्भ में जो समस्याएं उन पर विचार विमर्श करती है, देश में एकता को स्थापित करने का प्रयास करती है और क्षेत्रीय राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक सहयोग का जो दूसरा साधन है वो विभिन्न अधिकारियों के सम्मेलन है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए, आपस में सहयोग स्थापित करने के लिए अनेक सम्मेलन किए जाते हैं। ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा होती है और यह माना जाता है कि आपसी बातचीत एवं परस्पर सहयोग द्वारा समस्याओं का समाधान करने के लिए ये सम्मेलन एक मंच प्रदान करते हैं। इसलिए इन सम्मेलनों का बहुत महत्व है। ऐसे राजनीतिक सम्मेलनों में हम मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग के सम्मेलन, राज्यपालों का वार्षिक सम्मेलन, विभिन्न वित्त मंत्री सम्मेलन, खाद्य मंत्री सम्मेलन आदि हैं और इन सम्मेलनों के द्वारा विभिन्न समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श होता है, उनका किस तरह से समाधान हो सकता है इसके ऊपर विचार विमर्श होता है। इन प्रशासकीय सम्मेलनों का एक अपना विशेष महत्व है और देश में शांति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी ये प्रशासकीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम देखें तो हमारे यहाँ संवैधानिक तौर पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, प्रशासनिक दृष्टि से भी और विधायी दृष्टि से भी। लेकिन फिर भी यह हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा यह उम्मीद की गई थी कि केंद्र और राज्यों के द्वारा एक सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य किया जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ही यह है कि केंद्र और राज्यों के द्वारा इस संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान की भावना के आधार पर ही किया जाएगा। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय शक्तियों का भी विभाजन होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं: कार्यक्षमता, पर्याप्तता और उपयोगिता। हमारे संविधान में भी इन तीन उद्देश्यों के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य हमारे संविधान के द्वारा जो वित्तीय संबंध बताए गए हैं उसमें से पहला है कर निर्धारण की शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। हमारे संविधान में वित्तीय संबंधों के दो कारक तत्व, कर निर्धारण की शक्ति और करों से प्राप्त आय का बंटवारा, इन दोनों का संघ तथा राज्यों के मध्य पूर्ण विभाजन किया गया है। संघ के प्रमुख जो राजस्व स्रोत हैं वो हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क,
कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेलवे, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। राज्यों के राजस्व के स्रोत हैं प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि। अर्थात करों का वितरण कि करों से आय किस प्रकार, किसको किन करों से आय होगी, इसका हमारे संविधान में इन स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों का भी वितरण किया गया है। संघ द्वारा आरोपित तथा इकट्ठे किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण हैं कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले सामान तथा यात्रियों पर सीमा कर। इन करों का आरोपण और संग्रहण तो संघ सरकार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इनका वितरण संघ सरकार के द्वारा राज्यों के मध्य किया जाएगा। कुछ कर संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, संग्रहित भी किए जाते हैं, लेकिन उनका विभाजन संघ सरकार और राज्यों के मध्य होता है। जैसे आयकर का विभाजन संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आयकर के अतिरिक्त औषधियों तथा श्रृंगार संबंधी चीज़ों के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क भी इसके अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का दूसरा कारक है सहायक अनुदान तथा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले अनुदान। संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा द्वारा राज्यों को 4 तरह के अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पहला है पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, वेस्ट बंगाल, असम व उड़ीसा को दिया जाता है। दूसरा, बाढ़, भूकंप व सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। तीसरा, जनजातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा जिन राज्यों में इनकी प्रधानता है उनको अनुदान दिया जाता है। चौथा, राज्यों की आर्थिक कठिनाइयों से उबरने के लिए केंद्र चाहे तो राज्यों को वित्तीय मदद दे सकता है। ऋण लेने संबंधी प्रावधान। संविधान के द्वारा केंद्र को सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपनी संचित निधि की साख पर देश के अंदर व विदेशी सरकारों से ऋण ले सकती है। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य ऋण संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है और इस प्रकार का ऋण देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है। करों से विमुक्ति। संघ राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान नहीं कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसदीय की अनुमति के अभाव में राज्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते और इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। वह भारत सरकार तथा राज्य सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखता है और इनकी जांच करता है। नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षा के माध्यम से ही भारतीय संसद राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती है। वित्तीय संकट काल। हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट काल की व्यवस्था की गई है। यदि कभी केंद्र राष्ट्रपति को ये
महसूस हो कि कोई वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह वित्तीय संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में निहित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के समय में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बांटने से संबंधित हो। केंद्रीय सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को भी निर्देश दे सकती है। यदि हम वित्तीय संबंध केंद्र राज्यों के देखें तो इन प्रावधानों को देखने से एक चीज़ स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में केंद्र की शक्ति मजबूत है। राज्यों के पास वित्तीय संसाधनों की बहुत कमी है और राज्य सरकारें वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर हैं। राज्यों के पास सीमित संसाधन हैं और वो अपनी विकास योजनाओं के लिए केंद्र की सहायता के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अत्यधिक प्रभावशाली है और राज्यों की स्थिति केंद्र की तुलना में गौण है।